वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। निबंध लेखन के अपने इस क्रम में हम आगे चलते हैं और आज का हमारा विषय है भारत के लिए G20 के नेतृत्व के निहितार्थ। G20 सम्मेलन की इस बार की मेजबानी भारत ने की है। नई दिल्ली इसका साक्षी बना, अपनी राजधानी। तो ये एक चर्चा का विषय था, करंट अफेयर का टॉपिक बन गया था, मुद्दा बन गया था। बाकी G20 पे तो हमेशा ही कुछ न कुछ पूछा जाता है। तो इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निबंध के मुद्दों में इसे भी शामिल किया था। आप में से कई लोगों ने जो मुख्य परीक्षा दे चुके हैं उन्होंने लिखा भी होगा, और अगर आपने नहीं भी दी है तो भी आपको लिखने का अभ्यास तो करना ही है, क्योंकि भविष्य में आप देंगे मुख्य परीक्षा, कभी न कभी देंगे। तो चलिए इसे देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है और कैसे लिखा जा सकता है। निबंध के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो वही पुराने हैं। पूर्णांक और निबंधों का अलग अलग जो क्रम है उसे आप जानते ही हैं। किस तरीके से लिखना चाहिए तो वही बार बार की सलाह आपको फिर से दी जा रही है कि ड्राफ्ट पहले बनाइए, शीर्षक का चयन करिए, ड्राफ्टिंग करिए और उसके बाद तब लिखना शुरू करिए, तो आप सही दिशा में और नपे तुले शब्दों में एक सही निबंध लिख पाएंगे। और वही काम आपको करना चाहिए अगर आपको अच्छे नंबर पाने हैं तो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये जो शीर्षक है इसमें आपको लिखना क्या होगा। आपको शुरू करने के लिए इसमें दो तरीके मिलते हैं, दो तरीके आपके पास उपलब्ध हैं। एक तो आप जो ज्वलंत मुद्दा है यानी अभी की मेजबानी है भारत की, वहाँ से शुरू कर सकते हैं, और नहीं तो भारत और G20 का जो पुराना संबंध है वहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा सही तरीका ये होगा कि जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भले ही G20 कोई करंट अफेयर की चीज़ ना हो और हमारा देश कोई करंट अफेयर की चीज़ ना हो, लेकिन इन दोनों को जोड़कर ये जो टॉपिक दिया गया है अभी, लीडरशिप वाला मामला, नेतृत्व का मामला, मेजबानी का मामला, तो ये करंट अफेयर का टॉपिक है, हाल फिलहाल की चीज़ है। तो ऐसे में इसे नए सिरे से ही शुरू करने में बुद्धिमानी है। तो इसी वजह से हमने देखा यहाँ वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय के साथ भारत इस वर्ष, या इस बार आप कह सकते हैं, वर्ष कहना सही नहीं रहेगा, इस बार 20 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का नेता बनकर सामने आया। ये G20 क्या है? ये उभरते हुए देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं, विकास के लिए आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी जो सर्वोच्च विकास है या जो विकसित राष्ट्रों का मानक है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो अभी इन्हें बहुत कुछ करना है, इन्हें ज़्यादा प्रयास करने। तो इन सारी अर्थव्यवस्थाओं का ये नेता बनकर सामने आया। 9 और 10 सितंबर 2023 की तारीख है, हमारे वैश्विक आमुख पर स्वर्णिम हस्ताक्षर बनकर उभरी। ऐसे करके आप अपनी प्रस्तावना को थोड़ा सा सजा धजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। प्रस्तावना आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि ये पहला ऐसा बिंदु होता है जहाँ से परीक्षक आपको परखना शुरू करता है। तो यहाँ आपका मतलब ये इंट्रोडक्शन, आप सोचते हैं कि आप निबंध की इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना लिख रहे हैं, असल में ये आपका भी परिचय होता है कि लिखने वाला व्यक्ति कैसा है, उसकी जो मानसिकता है वो कैसी है, कैसा सोच पाता है, उसका किसी बात को कहने का तरीका, लहजा कैसा है। तो यहाँ से आपको भी परखा जाता है, इसलिए ज़रा सावधानी से काम करना है। आगे आप लिख सकते हैं, अच्छा एक बात देखिए, ये पिछले निबंधों में संभवतः नहीं दोहराई गई थी, तो इसको यहाँ कहा जा रहा है, पैराग्राफ आपको बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, क्योंकि जो शब्द सीमा है वो 700 की है। निबंध बहुत बड़ा आपको लिखना ही नहीं है, लघु निबंध है, मध्यम आकार का। विस्तार तो वहाँ होता है जब 1000 शब्द से ऊपर की लिमिट होती है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग आपको देता है, तो उनकी तो बात ही अलग है, निबंध का तरीका अलग होता है। ठीक है, कभी UPSC के जो निबंध हैं उन पर भी चर्चा हो जाएगी, तो उनका तरीका हम वहाँ देख लेंगे। लेकिन यहाँ तुलनात्मक इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप दोनों के बीच का अंतर समझें, क्योंकि बहुत सारे UPSC वाले यहाँ आकर UPPCS का मेंस लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क तो मुद्दों का होता है। सीधे वहाँ पर पूछा नहीं जाता है, वहाँ घुमा फिरा कर दार्शनिक लहजे में कहा जाता है, यानी लिखा हुआ वाक्य कुछ और होगा, उसका जो गूढ़ मंतव्य होता है वो दूसरा होता है। तो उसके इशारे को समझना होता है कि वो किस डायरेक्शन में आपको लिखवाना चाहता है। यहाँ सीधे सीधे टॉपिक आपको दिए जाते हैं, शब्द सीमा एक सीमित होती है, छोटा दायरा होता है, तो उसमें बहुत बड़े पैराग्राफ लिखना बुद्धिमानी नहीं है। लंबे निबंधों में बड़े बड़े पैराग्राफ, हालांकि तब भी नहीं ये सलाह दी जाती है, लेकिन फिर भी थोड़े बड़े लिखे जा सकते हैं। लेकिन एक छोटे निबंध में अगर आप बहुत बोझिल पैराग्राफ लिखेंगे ना, तो फिर पढ़ने में दिक्कत होगी, और कहीं से भी अगर पढ़ने में असुविधा हुई या उबन हुई, अरुचि पैदा हुई, तो परीक्षक आपको नंबर भी कम देगा, क्योंकि वो ठीक से पढ़ेगा नहीं। चलिए देखते हैं इसमें। तो आप लिख सकते हैं कि 18वां G20 सम्मेलन, इसका क्रम संस्करण डाल दीजिएगा। 18वां G20 सम्मेलन कई मायनों में विशिष्ट था। रूस यूक्रेन की जो तनातनी है चल रही थी पहले से, अभी भी शांत नहीं हुई है। खाद्य सुरक्षा का गहराता संकट है, उसमें रूस और यूक्रेन का युद्ध तो है ही है, उसके अलावा जो तमाम तरह की वैश्विक गतिविधियां हैं
और कोविड का जो पीछे वाला प्रभाव है, इसके अतिरिक्त तो और भी तरह की चीज़ें हैं, बहुत तरह की चुनौतियां हैं, तो सबका यहाँ उल्लेख नहीं करेंगे, एक ओवरऑल बता देंगे। तो खाद्य सुरक्षा का गहराता संकट, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसे अनेकों ज्वलंत प्रकरण, मतलब ये कुछ हैं इसमें से, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं कि अनेकों ज्वलंत प्रकरण, और इन मुद्दों पर 20 प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों की सर्वसम्मति की साक्षी बनी हमारी राजधानी नई दिल्ली। ठीक है, हमारी जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर इसे आयोजित किया गया, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ अलग लहजे में कह दिया गया है कि मतलब इन सारे ही मुद्दों की और इन सारे मुद्दों पर लिए गए निर्णयों की साक्षी हमारी राजधानी बनती। तो इससे आप ये बता पा रहे हैं कि हमारी राजधानी में ये संपन्न हुआ था। अब आगे आप लिखेंगे कि अफ्रीकी संघ की सदस्यता स्थायी होने के बाद अफ्रीकी संघ के जो व्यक्तिगत हित हैं वो भी G20 के साथ अब ऐड हो गए हैं, मतलब वो भी चिंतन का मुद्दा बन गए हैं। तो वो तो एक चीज़ इसमें हो गई, मतलब साथ में जो चलता हुआ पैरेलल घटनाक्रम है उसको आपने जोड़ दिया। अब धीरे धीरे करके आप यहाँ से प्रस्तावना अपनी छोड़कर, प्रस्तावना का क्रम वहीं पर छोड़कर मेन बॉडी यानी जो मुख्य हिस्सा निबंध का है वहाँ बढ़ रहे हैं। तो जब मुख्य हिस्से की ओर आप बढ़ रहे हो, पैर बढ़ा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में अब आपको तथ्यों का सहारा लेना पड़ेगा, फैक्चुअल चीज़ें डालनी पड़ेंगी ताकि आपकी बात थोड़ी सी ठोस मालूम, भरोसेमंद लगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं कि भारत मेजबान था, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेजबानी के मायने क्या थे यह समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। आम जनता तो इसी बात से खुश हो गई कि G20 सम्मेलन, इतना बड़ा जो सम्मेलन है ये भारत में आयोजित हो रहा है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। लेकिन क्या हम और आप जैसे लोग जो कि चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझने की क्षमता रखते हैं, थोड़ा गहराई से समझने की, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हमारी बौद्धिकता सर्वोच्च है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बुद्धि का और सोचने की सीमा का कोई अंत नहीं है। ठीक, तो ऐसे मामले में हमें हमेशा कमतर ही अपने आप को समझना चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे। तो हम जैसे लोग या आप जैसे लोग जो कि विचार करते हैं, मतलब कुछ मुद्दों पर थोड़ा गंभीरता से चिंतन करते हैं, वो इस बात से तो खुश नहीं हो सकते कि हम मेजबान थे। ये कोई मामला नहीं है कि आप मेजबानी कर रहे हैं। मेजबानी से आपको क्या मिल रहा है, आपकी जो रेपुटेशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, दुनिया आपको किस दृष्टिकोण से देख रही है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे कि एक बौद्धिक भारतीय में हम और आप जैसे लोग शामिल होते हैं, और भी बुद्धिजीवी लोग शामिल होते हैं। केवल इतनी सी बात से अति उत्साहित नहीं हो सकता कि इस बार नेता हम थे। ठीक है, नेतृत्व उत्तरदायित्व के साथ मिलता है। जब आपको नेता बनाया जाता है, आपको सरगना बनाया जाता है, सरदार बनाया जाता है, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। नेता ही जानता है, या जो राजा होता है या लीडर होता है वही जानता है कि वो कितनी ठोकरों का सामना करता है ना। तो वह हमने बखूबी निभाया। लोग सोच रहे थे कि भारत को इस बार लीडरशिप दी गई है, भारत इस बार मेजबान है, देखें कैसे आयोजन करता है, तो हमने सफल आयोजन किया। ठीक है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, अब इसमें एक एक करके आप चर्चा करेंगे। जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिखें, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भारत के नेतृत्व की ही एक पहल है जिसका उद्देश्य था जैव ईंधन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उद्योगों का गठबंधन सुनिश्चित करना। अब ये सारे तथ्य हैं, इन्हें आप अपने तरीके से डाल सकते हैं, पॉइंट्स में डाल सकते हैं, या चाहें तो एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं। और रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ाना, यह भारत में क्रियान्वित जो PM जीवन और सतत जैसी योजनाएं हैं, इसके अलावा गोवर्धन जैसे जो जैव ईंधन कार्यक्रम है, उनको गति देने में सहयोग करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के हिसाब से शुद्ध शून्य लक्ष्य के परिणाम स्वरूप 2050 तक का जो टारगेट रखा गया है, इस तरह के मुद्दे आप डालिएगा जो मतलब आंकड़े होते हैं। 2050 तक जैव ईंधन क्षमता में 3.5 से 5 गुना वृद्धि की जाएगी। और शुरुआती 9 सदस्य, अब शुरुआती 9 सदस्य कौन कौन से, तो इसमें भारत शुरुआत से है, आप जानते ही हैं। उसके अलावा अमेरिका है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, बांग्लादेश है, इटली है, मॉरिशस है, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात। इसके अलावा 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि इसमें रुचि दिखाते हैं। कौन कौन से हैं, तो सबके नाम आप भले न गिनाएं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका विश्व बैंक हो गया, या आपका विश्व आर्थिक मंच हो गया, या ADB हो गया, एशियाई विकास बैंक, इस तरह के जो नामचीन संगठन है वो इसमें हिस्सेदार हैं। इसके अलावा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो है, इसकी स्थापना हेतु भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली की जो सरकारें हैं उनके बीच में समझौता होता है। तो ये सारे काम यहाँ हो जाते हैं। इसके बाद इसका लक्ष्य सार्वजनिक और निजी निवेश के संयोजन के माध्यम से विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को वित्त पोषित करना है, मतलब विकास के लिए वित्त पोषण करना है। असल बात ये, अब ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ यहाँ पर ऐसी चुनौती आई होगी, तभी तो ये सब करने की वजहें खड़ी हो गई हैं। तो इसके पीछे रीज़न है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि बाकियों को दबाने की और अपने आगे बढ़ने की चेष्टा से बनाया गया है।
तो उसी की प्रतिक्रिया इसको समझा जा रहा है। मतलब हम G20 देशों का जो ये कदम है ये उसी की प्रतिक्रिया है। खास तौर पे भारत की जो प्रतिक्रिया है उसे हम यहाँ विशेष तौर पर देखते हैं। विश्व बैंक के द्वारा तैयार वित्तीय समावेशन दस्तावेज के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप ने केंद्र सरकार के तहत पिछला एक दशक यानी पिछले जो 10 साल हैं, गिन लीजिएगा कहाँ तक, तो उसमें भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सीधे सीधे आप DPI भी लिख सकते हैं, इसके परिवर्तनकारी प्रभाव की सराहना की है। मतलब इसने अच्छा प्रदर्शन किया है असल में। और ये जो DPI परिदृश्य है इसको साकार बनाने वाली कई पहले हैं। भारत का जो DPI दृष्टिकोण है उसमें केवल 6 वर्षों में 47 वर्ष की प्रगति को हासिल करने का जज्बा है। तो इतना ज़्यादा जो एक तेज गति से चलने वाला ये यहाँ नेटवर्क है, इसकी तारीफ की जा सकती है और वही प्रशंसा यहाँ की गई है। प्रशंसा ही की जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा है। साथ में प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला आप इसमें जिक्र कर सकते हैं। यहाँ बात वित्त की हो रही है ना, तो यहाँ बैंकिंग को हम जोड़ कर देखेंगे। तो जनधन योजना में जो नामांकन हुआ है, जैसे कि आप देखें 462 मिलियन का जो आंकड़ा था, ये जून 2022 तक का है। 3 गुना वृद्धि के बाद ये आंकड़ा दर्ज हुआ है। मतलब जब योजना शुरू हुई थी वहाँ से लेकर हमने कितनी ग्रोथ दर्ज की है उसको यहाँ दिखाया गया। भारत का जो डिजिटल G2P आर्किटेक्चर है उसमें 53 मंत्रालय की 312 योजना, इसको आप उल्लिखित कर सकते हैं। ये सारे आंकड़े आपको जुटाने होंगे और निबंध में डालने होंगे। 361 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अंतरण की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा जो हमारा UPI का प्रयोग है वो तेज़ी से बढ़ा है। UPI पेमेंट की जो धारणाएं हैं या लोगों की क्रियाविधि है इसमें वो तेज हो गई है। ऑन बोर्डिंग लागत की बात की जा रही है। यहाँ देख लीजिए आप कि DPI के उपयोग के साथ भारत में बैंकों की ग्राहक ऑन बोर्डिंग लागत 23 अमेरिकी डॉलर से घटकर 0.1 रह गई। तो ये सब उपलब्धियां हैं जो कि भारत के द्वारा या भारत के वित्तीय क्षेत्र के द्वारा दर्ज की गई हैं। तो उनको हम यहाँ पर एक एक करके दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंत तक उपलब्धियां ही गिनाएंगे, इसको हम मेन बॉडी में रखेंगे। कुछ तथ्यों की वजह से इन्हें हम शामिल करेंगे। वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की दिशा में प्रतिबद्धता जताई गई है। और वैश्विक खाद्य सुरक्षा की भी बात कर लेनी आवश्यक है, सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा। तो खाद्य सुरक्षा का मुद्दा भी उतना ही महत्व वाला है, उतने ही महत्व का है जितना कि वित्त और ऊर्जा है। और इसी वजह से न केवल भारत बल्कि G20 के सभी सदस्य खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित जो बढ़ती कमोडिटी कीमत है उनका समाधान करने में विश्वास रखते हैं। और विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? उनका स्वार्थ उनसे इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ये तो सभी की आवश्यकता है। ऊर्जा सबको चाहिए, खाने के लिए अनाज सबको चाहिए, तो इसमें तो सक्रियता सभी की होनी ही चाहिए, है ना? तो वो काम कर रहे हैं। भूखमरी और कुपोषण का उन्मूलन करना सर्वसम्मति का विषय था, सभी इस पर सम्मति रखते हैं। कौन इसमें मतलब इनकार करेगा? सोचने वाली बात। और भारत के नेतृत्व में यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला। अच्छा, आप सोच रहे होंगे श्रृंखला ऐसे क्यों लिखा गया है? ये भी सही है। श्रृंखला लिखने का जो ये वाला तरीका है ना, ये तालव्य शब्द सही है। या तो आप ऐसे लिख दीजिए और नहीं तो फिर ऐसे लिखिए, ये दोनों सही है। चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे, और नहीं तो अगर आप ऐसे लिख रहे हैं ना ये वाला, तो ये गलत है। ये नीचे एक डंडा और नहीं लगाएंगे, ये दोनों सही है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। वर्तनी सुधार वहीं रहने देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि G20 कृषि, खाद्य और उर्वरक में पारदर्शिता, निष्पक्ष और नियम आधारित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। किन किन चीज़ों में प्रतिबद्धता है और कहाँ कहाँ देशों का रुझान है, किधर हम ध्यान दे रहे हैं, वो सब बताया जा रहा है। कृषि कदन्न सूचना प्रणाली जो एमिस है तथा पृथ्वी अवलोकन वैश्विक कृषि निगरानी समूह, ये सब इनको मजबूत करने के महत्व पर बल दिया गया। तो क्या क्या हुआ है वो सब यहाँ बता दिया गया, घटनाक्रम क्या हुआ। अब G20 की जो पूरी कहानी थी, पूरा मामला था, उसमें सबसे चर्चित किरदार था G20 लीडर्स घोषणा पत्र। ये काफ़ी चर्चा में था, हर न्यूज़पेपर में आप इसे देख चुके होंगे। और ये इसमें कई सारे पॉइंट्स थे, वो सारे बिंदुओं को हम यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो अच्छा लिखिएगा ना सारे बिंदुओं को अलग अलग, यहाँ तो एक साथ समेट दिया गया है। लिखिएगा तो आप G20 लीडर्स घोषणा पत्र ऐसे बीच में, और उसके बाद एरो से सारे जो पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके दिखा दीजिएगा, तो ये देखने में आकर्षक लगेगा। ये इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने का तरीका है। फिलहाल इसमें समावेशी विकास था, आतंकवाद उन्मूलन की बात कही गई थी, सतत विकास और भविष्य की बात की गई थी। SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 हैं टोटल, तो उनकी चर्चा, मतलब उनको कैसे प्राप्त करना है, क्या करना है। इसके अलावा लैंगिक समानता की चर्चा, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे, इन सब पे इसका फोकस रखा गया था। तो ये सारा मामला हमने दिखा दिया। लीडर्स घोषणा पत्र को चाहें आप तो थोड़ा सा और विस्तार दे सकते हैं, थोड़ा सा निबंध आपका लंबा हो जाएगा, तो ऊपर वाले जो आंकड़े आपने दिए हैं उसमें कहीं कहीं आप कटौती कर सकते हैं। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या हटाना चाहते हैं। ये एक हद तक आपके चयन पर भी निर्भर करता है।
अब आप चाहें तो लीडर्स घोषणा पत्र से भी शुरू कर सकते हैं, ये भी शुरू करने का एक तरीका हो सकता है, इसको एकदम स्टार्टिंग में रख सकते हैं। तो एक ही निबंध को लिखने के कई सारे अच्छे तरीके हो सकते हैं। चलिए, अब इसका हमें समापन करना होगा, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, ज़्यादा लंबा हमें लिखना नहीं है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं अंत में कि भारत को लेकर पहले यह उंगलियां उठती थी। देखिए, हम अपने आप में भले ही शेर अपने आप को समझते हों और कहते हों कि हम सिरमौर हैं भारतीय संस्कृति और हमारा देश सोने की चिड़िया रह चुका है, लेकिन दुनिया हमें किस निगाह से देखती है ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम रहते हैं पूरे विश्व के बीच में, मतलब दुनिया के बाकी देशों से हमें कंपेयर किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बाकी लोग क्या सोचते हैं, तो वही कहा गया कि भारत को लेकर पहले कुछ लोग जो है वो उंगलियां उठाते थे, कुछ राष्ट्र या कुछ संगठन ऐसा कहते थे कि भारत जो है वो सवाल करना खूब जानता है, इन्हें क्वेश्चन खड़े करने में खूब मज़ा आता है, समस्याएं खड़ी करने में खूब मज़ा आता है, समस्याएं उठाते हैं ये कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन समाधान ढूंढ कर नहीं बताते, समाधान नहीं करते हैं। तो अब हमने इस रूढ़िवृत्ति को नष्ट कर दिया है। ये बात पूरी तरह से सच नहीं थी, लेकिन एक आध बार ऐसी असफलता हमारे हाथ लगी तो उसकी वजह से अंगुलियां हमारी ओर उठी थी। तो अभी वो जो वृत्ति है उसको हमने नष्ट किया इस सम्मेलन की मेज़बानी और यहाँ पर जो लिए गए निर्णय थे उनके माध्यम से, और दुनिया के फलक पर हम अपनी मजबूत छवि का शिलालेख ठोक चुके हैं। शिलालेख का मतलब समझते हैं, पत्थर में जो खोद कर अक्षर छापे जाते हैं और उसके बाद उन्हें कहीं दर्ज किया जाता है, मतलब चिपकाया जाता है। तो दुनिया को इससे समुचित उत्तर मिल चुका है। हम न सिर्फ समाधान सुझा सकते हैं बल्कि समस्याओं का समूल नाश करने में भी सक्षम है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस प्रकार से आपने G20 सम्मेलन और उसमें भारत के नेतृत्व का जो परिप्रेक्ष्य था, भारत के नेतृत्व के जो मायने थे, उन्हें दिखाया। इस निबंध को लिखने का और भी तरीका हो सकता है, जैसा कि बार बार दोहराया गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसे लेखों से, ऐसे जो मॉडल एस्से हैं, निबंध हैं, उनसे सिर्फ आइडिया लीजिए, लिखिए अपने शब्दों में, अपनी बौद्धिकता के हिसाब से। तो तब तक के लिए नमस्कार।